गुड इवनिंग क्लास। शुरू करें। कल हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था? हमने कल चार्ज खत्म कर लिया था ना। चार्ज खत्म किया तो चार्ज की कुछ रिवीजन एक बार हल्का सा बताऊं। वही सिंपल तरीका ना। 11, 12, 13 में क्या था? कंटेंट था, है ना। 200, 211, 212, 213 में क्या था? कंटेंट था। 12 में टाइम ऑफ प्लेस था। 13 में क्या था? मैनर था। 15 में क्या था? एरर था, है ना। इसके हमने एग्जाम्पल किए थे। 16 में ऑल्टर कर सकता है, 17 में रिकॉल कर सकता है। 18 में जनरल डिक्लेरेशन था कि हर केस का सेपरेट चार्ज बनाओ। 19 में एक्सेप्शन था कि 12 महीने में एक जैसे ऑफेंस अगर तो 3 बार 3-3 का बैच बना लो, ठीक है ना। 20 में क्या था कि मान लीजिए एक सीरीज में करा, बहुत सारे ऑफेंस करा, तो एक साथ ट्रायल कर लो आप। 21 में ऑल्टरनेटिव था। 22 में क्या था कि मेजर नहीं मिल रहा है, माइनर प्रूव हो गया, माइनर कन्विक्ट कर दो आप। 23 में एक से ज्यादा लोग जॉइंटली चार्ज हो रहे थे, तो मान लीजिए एक सेम ट्रांजेक्शन में ऑफेंस किए हैं, है ना। सेम ऑफेंस किया, सेम ट्रांजेक्शन डिफरेंट ऑफेंस किया है, या अबेटमेंट वगैरह वाला मैटर है, कुछ अटेम्प्ट वगैरह वाला मैटर है, ऐसा कुछ है। और 24 क्या था? विड्रॉल ऑफ चार्ज। अगर किसी एक में कोई कन्विक्ट हो जाता है तो 224 में क्या है? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो, है ना। बाकी के चार आप विड्रॉ कर सकते हो, और उसका इफेक्ट ये आएगा कि वो एक्विट माना जाएगा, है ना। एक्विट माना जाएगा, निर्दोष, ठीक है। अब देखो आपका 25 से शुरू होता है ट्रायल। 25 से शुरू होता है ट्रायल, और ट्रायल में 3-4 तरीके से सेशन का ट्रायल है। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है, ये 225 से जाएगा 237 तक। एक तो ये भी चीज आप समझ लो, ये भी चीज समझ लो कि आपको मोरलेस, मतलब मोरलेस क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको ये तो पता ही होना चाहिए। जैसे ये हो गया, मान लो वारंट ट्रायल है ना। तो ये मान लो 238 से शुरू हो गया, है ना, 250 तक जा रहा है। फिर आपका आ गया सम्मन ट्रायल। सम्मन ट्रायल आपका 251 से शुरू हो रहा है, 259 तक जा रहा है। फिर आपका समरी आ जाएगा, जो 260 से शुरू हो रहा है और 265 तक जा रहा है ना। तो ये चारों ट्रायल आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कहां से कहां तक है। क्योंकि मान लो अगर वो क्वेश्चन कभी ट्रायल से पूछता है, वैसे कम पूछता है क्वेश्चन, जो एक्चुअल पूछता है वो सम्मन और समरी से पूछता ज्यादा, वारंट और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल से ज्यादा नहीं पूछता है। मगर अगर आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछा और आपको अगर इतना पता है कि कहां से कहां तक ट्रायल था, तो फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ उतने ही सेक्शन में खेलना है, आपको याद करना है उतने ही सेक्शन में याद करना है। जैसे आपको पता है कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल 225 से 237 है। अब कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल का कोई क्वेश्चन पूछ दिया सपोज कर, तो आपको 238 से आगे तो बढ़ना नहीं, सिर्फ आपको 10-12 सेक्शन भी याद करने हैं। तो हो सकता है कभी वो 238 भी डाल दिया ऑप्शन में, तो आप उसे तो एलिमिनेट कर दोगे। इसलिए ये चीज तो पहले क्लियर दिमाग में रखो कि कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल कहां से कहां तक है, वारंट ट्रायल कहां से कहां तक है, सम्मन ट्रायल कहां से कहां तक है, समरी ट्रायल कहां से कहां तक है। और ट्रायल में आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पीटी में क्वेश्चन आपका समरी ट्रायल से आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा समरी से 260 से 263, ये सबसे ज्यादा पीटी में क्वेश्चन यहाँ से बना। अब देखो एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मगर इसमें एक चीज और देख लो। जैसे 225 ही है, यहाँ से देखो आप 225 अगर देखोगे, कह रहा है इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसीडिंग्स विल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कभी कभी अगर पूछते हो कि ओपनिंग केस की कौन करता है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में अगर पूछते कि केस को ओपन कौन करेगा, तो पीपी ओपन करेगा। थोड़ा सा ये समझ लो, बस वैसे पूछता कभी ये भी नहीं है, और बाई चांस कभी उसका दिल करता है पूछने का, है ना। बाकी तो आपका जो ये वाला ट्रायल है, क्या बोलते हैं इसको, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, यहाँ से कोई आपके सेक्शन पीटी पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपको वारंट ट्रायल देखो, तो वारंट ट्रायल में भी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर अगर आपको जानना हो सपोज करो, तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा ऊपर से कि जैसे मान लो पीपी ने केस ओपन किया,
है ना। तो वो बताएगा कि सब मेरी ये कहानी है और मैं इस एविडेंस के थ्रू इस केस को प्रूव करूंगा। अपनी कहानी सुनाएगा वो और बताएगा सर मैं ऐसे ऐसे बात है और इन एविडेंस के थ्रू मैं इसे प्रूव करने वाला हूँ। उतने मटीरियल को पढ़ के अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर ठीक है चलने वाला है तो ठीक है, नहीं तो वो वही के वही डिस्चार्ज कर देगा। कहेगा नहीं आप जो मुझे कहानी सुना रहे हो तो आपको मटेरियल है जिसके थ्रू आप प्रूव करना है वही सफिशिएंट नहीं है ना। क्योंकि क्रिमिनल में तो प्रोसिक्यूशन का काम है ना उसका गिल्ट प्रूव करना, तो वही डिस्चार्ज कर देगा। मानो डिस्चार्ज नहीं करता, इतना है कि आगे केस चलेगा तो वो फ्रेम ऑफ चार्ज कर देगा, है ना, फ्रेमिंग कर देगा, चार्ज फ्रेम कर देगा, उस पर चार्ज फ्रेम करके ट्रायल पे ले लेगा, है कि नहीं। ट्रायल पे ले लेगा, इस पर क्या है, हाँ फ्रेम करेगा तो बोलेगा प्लीड गिल्टी करते हो नहीं करते, प्लीड गिल्टी कर रहे हो तो प्लीड गिल्टी पर कन्विक्ट नहीं कर रहे तो आगे ट्रायल पे आ जाओगे। यही होता है ना नॉर्मली। वारंट का और कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल भी लगभग सेम सेम है। कोर्ट ऑफ सेशन का थोड़ा सा लेंथी ट्रायल है और वारंट का जो है वो थोड़ा सा छोटा ट्रायल है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। फिर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेगा, ठीक है ना। फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद उसे लगता है कि नहीं इसमें दम नहीं है कुछ तो एक्विट कर देगा। खाली प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद ही अगर उसे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है तो कोर्ट एक्विट कर देगा। और उसके बाद नहीं है तो फिर क्या करेगा, बोलेगा डिफेंस को तुम एविडेंस ले आओ, तो डिफेंस के एविडेंस ले लेगा, ठीक है ना। डिफेंस के एविडेंस का आर्ग्यूमेंट करेगा और उसके बाद अपना जजमेंट सुना देगा, है ना। फिर जजमेंट सुना देगा, क्या क्या होना है, फिर सेंटेंस सुना देगा। तरीका तो वही है ना भाई। तो इसमें वैसे पूछता कुछ नहीं है पीटी वगैरह में, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता आपका ट्रायल से, इन दोनों ट्रायल से तो नहीं बनता है, आपका सम्मान और समरी से थोड़ा सा बनता है। एक इसमें जो आपका थोड़ा देखने लायक सेक्शन ऑफ 249 देखो आप, 249 देखो आप वारंट ट्रायल में, ये एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये सेक्शन जरा सा इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो कि वो 200 वाली प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, और वो बंदा अब आ नहीं रहा है, वो एब्सेंट कर गया। अगर वो नहीं आ रहा, सपोज आप ही कुछ समझो कि अगर आप ही नहीं पहुंच रहे और आपने ही कंप्लेंट करी है तो कोर्ट एक आध बार तो देखेगा, तारीख लगाएगा, उसका क्या बोलेगा, तो ठीक है भाई यही नहीं मानने तो खत्म करते हैं इसको। देखते हैं 249 क्या कह रहा है। कह रहा व्हेन द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, ठीक है, तो कंप्लेंट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। तो क्या कंप्लेंट क्या हो गया, एब्सेंट हो गए भाई साहब, है ना। एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि इसमें एक शर्त और लगा दी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होना चाहिए, कंपाउंडेबल ऑफेंस है प्लस नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब ये देखो कितना हल्का टाइप का ऑफेंस रहा होगा जिसपे आपने कंप्लेंट केस किया है, वो कंपाउंडेबल भी है। कंपाउंडेबल 320 में आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो 320 के अकॉर्डिंग वो कंपाउंडेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल नॉर्मली हम मानते हैं कि हल्के केस होते हैं, है ना, तो 2-3 साल तक वाले जो हल्के फुल्के केस होते हैं, 2-3 साल की सजा होती है, वो वाले केस है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कंप्लेंट एब्सेंट है तो फिर वो किन केसों में कोर्ट उसे मतलब कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज वगैरह कर सकता है, किस केसों में कर सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेबल होना चाहिए और नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए, बहुत हल्के केसों की बात करें। तो अगर ऐसा है, द मजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियरिंग बिफोर कंटेन्ड एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फेयर डिस्चार्ज दैट। तो क्या करेगा, उसे डिस्चार्ज कर देगा। दो चीज इसमें 249 में, 3 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला कि कंप्लेंट अगर एब्सेंट है तो उसका प्रोविजन कहां दिया है ना, 249। दूसरा कंप्लेंट एब्सेंट है तो उसमें तुम क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, तो डिस्चार्ज कर सकता है। और तीसरा कि अगर डिस्चार्ज कर सकता है तो किन केसेस में कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन बनता है ये वाला बनता है कि द केस मस्ट बी कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए काफी। अगर आप एग्जामिनर हो गए और आपके सामने अगर 249 आ जाए तो मुझे लगता है कि इन तीनों क्वेश्चन में से आप ये वाला क्वेश्चन बनाना ज्यादा प्रेफर करोगे भाई। इसका एसेंस है, ये असेंशियल इंग्रेडिएंट है ये बहुत ज्यादा,
तो यहां से आप जरूर क्वेश्चन बनाना पसंद करो, कैसे केसों में बंदा अगर एब्सेंट हो डिस्चार्ज कोड करेगा तो वो कंपाउंडेबल नॉन कॉम्पाउंडेबल। ठीक है, 249 इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। इसके बाद आप देखो, इसके बाद सम्मन ट्रायल में अगर आप देखोगे तो सम्मन ट्रायल में देखने की कोशिश कर रहा हूं, सम्मन ट्रायल में आपके लिए ना 256 देखो, 256 257 ये इंपॉर्टेंट है। 256 257 ठीक है। देखो यहां भी क्या है कि नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट है, ये सम्मन में भी नॉन अपीयरेंस है, यहां पे भी अपीयर नहीं हो रहा भाई, ये है ना, वहां भी नहीं हो रहा था अपीयर, वो 249 था, ये 256 है। सम्मन केस में अपीयर नहीं हो रहा, तो देखो, और या फिर अगर डेथ हो जाती तो क्या होता देखो, if the someone has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, किसी भी दिन बुलाया उस दिन नहीं आ रहा, the complainant does not appear, वही वाली बात है, तारीख में नहीं आ रहे हैं भैया ये। the magistrate shall, फर्क समझो आप, देखो फर्क जो 249 और 256 में आ गया, 249 में था, यहां आ गया 256 में शेल। 249 में वो चाहता तो कर सकता था, यहां तो करना ही पड़ेगा, सम्मन केस है और बंदा नहीं आ रहा तो। द मजिस्ट्रेट शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियरिंग बिफोर कंटेंट एक्विट द एक्यूज्ड, देखो इसमें कह रहा है शैल और कह रहा है एक्विट, और इसमें कह रहा था मे और कह रहा है डिस्चार्ज, है ना, फर्क समझ में आया। वारंट में और सम्मन वाले में अपीयरेंस में दोनों फर्क है। वारंट वाले में कह रहा है चाहे तो कर सकता है, और वो भी क्या कर सकता है, डिस्चार्ज, चार्ज फ्री अमाउंट वाले। और 256 में कह रहा है शेल, अगर वो ना नहीं आ रहा है तो आपको शेल करना ही करना है, और क्या करना है, बिल्कुल निर्दोष एक्विट कर देना है ना, समझे। और इसका देखो वो 2 का कह रहा था, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई आल्सो टू केसेस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर उसकी डेथ हो गई तब भी वो सेम ऐसे होगा, तो वो ठीक है। 256 में समझ में आ रहा है। 249 256 दोनों नॉन अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहा है आपके वारंट में और ये कह रहा है आपके संबंध में, वहां पर मे डिस्चार्ज करेगा या फिर शेल एक्विट करेगा। भाई संबंध केस है तो 2 साल से कम वाले होते हैं संबंध केस, है ना, कंप्लेंट पे वो हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है, समझ रहे आप, और फिर ये खुद नहीं आ रहा, अब तुम्हें ही चिंता नहीं है तुम्हारी तो हमें क्या चिंता, छोड़ देंगे कि उसको निर्दोष कर देंगे साहब, समझ में आई। और 257 क्या कह रहा है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, यहां तो आ नहीं जाता, यहां पर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना। तो विड्रॉ हम चार्जेस कहां विड्रॉ कर रहे थे 224 में, और कंप्लेंट कहां पे विड्रॉ कर रहे हैं 257 में, है कि नहीं। 249 में वो आने जाता वारंट केस में, 256 में कहां नहीं आ रहा, संबंध केस में। ऐसे कनेक्टेड वालों को पकड़ के रखो। अब क्या कह रहा है देखो, if a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter, सम्मन वाले में अगर ऐसा है तो satisfy the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, तो वो चाहे तो एक के खिलाफ एक से ज्यादा तो किसी के खिलाफ भी कर ले। The magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused, एक्विट द एक्यूज्ड। यहां पर क्या करना है, अगर आप कंप्लेंट को विड्रॉ करोगे तो क्या करेगा, एक्विट कर दोगे। अब देखो देखो 3-4 सेक्शन है जहां पर एक जैसी बातें होगी, 3-4 सेक्शन है जहां पर एक जैसी बातें होती है। देखो 224 है आपका, ठीक है, इसको साथ पढ़ो 257, और इधर 249 और प्लस 256। देखो 224 में विड्रॉ कर रहे थे, यहां भी विड्रॉ कर रहे हैं ना, यहां पे क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे, है ना, यहां क्या कर रहे हैं, एक्विट कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि सम्मन, अब देखो ये 249 में यहाँ भी अपीयर नहीं हो रहे थे, नॉन अपीयरेंस था, यहाँ भी नॉन अपीयरेंस था, यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हो, एक्विट कर रहे हो। आई बात समझ में? तो देखो 256 257 में दोनों में आप एक्विट कर रहे हो, दोनों ही सम्मन वाले मैटर है। इसलिए देखो इतना दिमाग में बिठा लोगे, चलो भाई अगर सम्मन वाले में बंदा नहीं आता है या कंप्लेंट विड्रॉ कर रहा है तो वहां पर भैया मैं तो एक्विट करूँ। और मान लो कि मैं चार्ज अगर विड्रॉ कर रहा हूँ तो डिस्चार्ज करूंगा, अगर वारंट में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा भारी हो जाता, थोड़ा सा सीरियस हो जाता, चलो भैया डिस्चार्ज कर दूंगा। ये ऐसे बना लो आप अपने उस पर। और जब भी पढ़ो 24-57 पढ़ो, 49-56 पढ़ो, क्योंकि एक जैसी चीज है ना, तो एक जगह की चार्ट बना लोगे ना तो, और इसमें इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। एक आपको थोड़ा बहुत जो पढ़ना था वो 249 में पढ़ना था कि हाँ यहाँ पर एक और चीज थी कि कंपाउंडेबल होना चाहिए प्लस नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए, एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा थी बस, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब में वही बात है, कहीं विड्रॉ कर रहा है कहीं पर आ नहीं रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, पता लगा पूछा तो 257 वाला, मारा है 256 वाला, समझ रहे हो? और किसमें क्या दिया ये भी याद रखना, 56 में नॉन अपीयरेंस है तो 56 मारना, 57 मार देना, 57 विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट है, ठीक है। और देखो 258 देख लो, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट एक बार देख लो। कह रहा है इफ एनी सम्मन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट के अलावा मान लीजिए कोई सम्मन केस फाइल हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास or with the previous sanction of a CJM, any other judicial magistrate may for the reason to be recorded by him stop the proceeding। सम्मन वाले में क्या कह रहा है, ये सम्मन केस में क्या कह रहा है, स्टॉप कर देगा, जिससे आप प्रोसीडिंग को चलती को प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंगे at any stage without pronouncing any judgment, and when such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal। और वैसे क्या होगा, and in any other case release the accused and such is liable to the effect of discharge। क्या रहा है देखो, सम्मन एक केस इंस्टीट्यूट हुआ अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि पीआर पे हुआ होगा या इन्फॉर्मेशन पे हुआ होगा, है ना, या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगा, इन्फॉर्मेशन पे हुआ था, कंप्लेंट वाला तो ये है। अब मान लो सम्मन केस में पुलिस ने पीआर फाइल करी, जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया, मामला आगे बढ़ गया, अब मामला चल रहा है, अब मामला समझो ट्रायल तक आ गया, ठीक है। अब जज साहब को लग रहा है कि यार इसमें ना मतलब कुछ है नहीं, और जस्टिस ये कहता है, फलाना कहता है कि इसे ना खत्म करो इसमें, है ना, तो जज साहब क्या करेंगे, उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंगे और उसको क्या करेंगे, एक्विट कर देंगे, एक्विट कर देंगे। और एक्विट तब करेंगे जब मटेरियल एविडेंस हो गया, मतलब मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट गवाह थे दो चार, तो उनकी गवाही के बाद उनके ऐसी इच्छा व्यक्त हुई तो एक्विट करेंगे, और गवाही से पहले इच्छा व्यक्त होगी तो रिलीज कर देंगे, तो डिस्चार्ज देगा बस। मगर ये कंप्लेंट पे नहीं है, कंप्लेंट पे तो ये होता है ना, कोई आदमी आया भाई कंप्लेंट करने, तो उसका तो काम पूरा करना पड़ेगा ना, ये पुलिस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट वाले मामले, या खुद की इन्फॉर्मेशन पे कर देते हैं, ऐसा कुछ है। तो 258 से इतना नहीं पूछता, मगर फिर भी अगर पूछ ले तो प्रोसीडिंग स्टॉप करने की पावर किसको ये पूछ ले, सपोज को ऐसा पूछ ले तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एक तो ये पकड़ लो, है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है, और कब अगर मतलब कि आफ्टर द एविडेंस कर रहा है तो एक्विट, और बिफोर द एविडेंस कर रहा है तो डिस्चार्ज, है ना। और 259 भी देख ही लो, इतना सब देख ही रहे हो। 58 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जितना 56-57 आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उधर 249 इंपॉर्टेंट था। कह रहा है ना, when in the course of a trial of someone case relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, कह रहा कोई मैटर सम्मन केस 6 महीने से ज्यादा सजा है उसमें, उसका ट्रायल चल रहा है, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offense should be tried in accordance with the warrant case। था सम्मन केस, कह रहा है कि इसको कह रहा है वारंट केस की तरह ट्राई करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो सम्मन केस और वारंट केस के ट्रायल में फर्क क्या है भाई, जितना छोटा ऑफेंस के लिए ट्रायल होगा, जितना छोटा ट्रायल होगा, सॉरी जितना मतलब कि जैसे सम्मन का ट्रायल है वो वारंट से भी छोटा ट्रायल है, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल वारंट से बड़ा ट्रायल है, हाई कोर्ट का और लेंथी होता है, ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस आने लगते हैं बस। तो ये सम्मन का क्या है, जो इसका क्या बोलते हैं इसको, वारंट सम्मन केसेस का ट्रायल छोटा होता है, वारंट का थोड़ा बड़ा होता है। तो कह रहा है कि अगर उसे लगे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कि सम्मन का केस का ट्रायल वारंट केस की तरह होना चाहिए
तो क्या कह रहा है सच मजिस्ट्रेट मे प्रोसीड टू रीहियर द केस इन मैंने प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट फॉर तो सही बात है। तो अगर वो चाहे तो सम्मन को वारंट केस की तरफ से ये 259 आपको दे रहा है, मगर एक ही वर्ष में कंडीशन है 6 महीने ज्यादा ही सजा वाला मैटर होना चाहिए, है ना। तो कह रहा अगर पूछता कि सम्मन को वारंट ट्रायल में ट्राई करने की पावर है कि नहीं, तो पावर भी है। कहां पर है 259 गॉट इट। एक तो ये पकड़ लो। तो 57, 58, 59 इसमें 56, 57, 58 लास्ट के देख लो, सम्मन वाले में इंपॉर्टेंट है, उधर वारंट वाले में 49 इंपॉर्टेंट था। इसका आधार तो 260 से 265 समरी ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका लगभग हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझो कि समरी ट्रायल किस किस में होता है और कौन कौन करता है। 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों चीजें दी 260 में, किस किस केस में होगा समरी ट्रायल और कौन कौन कर सकता है। समरी ट्रायल बहुत छोटा ट्रायल, इसमें तो बस आओ और जाओ वाली बात है। कह रहा है कौन कौन कर सकता है, ये पूछता है कि कौन कौन कर सकता है। तो देखो कह रहा है एनी सीजीएम, एनी एमएम और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बाय द हाई कोर्ट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो, कि कौन समरी ट्रायल कर सकता है। देखो सीजीएम एमएम तो पकड़ ही लो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तब करेगा जब हाई कोर्ट एम्पावर करेगा। बल्कि देखो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो एमएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगभग सेम पावर दी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, जुडिशियल फर्स्ट क्लास को उसके नीचे ले लिया है कि भाई तुम्हारी थोड़ी पावर हम कम समझ रहे हैं, एमएम भी ज्यादा समझ रहे हैं। वो जब चाहे तब समरी ट्रायल कर सकता है अपनी मर्जी से। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही कर पाएगा जब हाई कोर्ट ने उसको एम्पावर किया, है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 260 में। दूसरा किन केसों में होता है, तो ये समझ लो जिसमें 2 साल से कम की सजा है ना। 2 ईयर से कम की सजा वालों का समरी ट्रायल होता है। एक बात तो ये पकड़ लो, जो सम्मन केस मान लो जो होते हैं उन्हीं का समरी ट्रायल हो सकता है। ओवरऑल बात तो यही पकड़ ली आपने, है ना। तो जो सम्मन ट्रायल हो सकता है जिनका, उन्हीं का समरी ट्रायल कौन कर सकता है, सीजीएम है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। और देखो क्या कह रहा है फिर, ये जो नीचे दे रहा है ये एक इंपॉर्टेंट है। जितने थेफ्ट वाले मैटर बता रहा है ना, चोरी चकारी, उसको छुपाना, कंसीलमेंट, रिसीविंग, इन सब में एक बात कह रहा है 2000 रुपए से ज्यादा ना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर आपने चोरी करी बाइक की, उसकी वैल्यू है 40-50 हजार, 1 लाख रुपए, तो उसका समरी ट्रायल ले सकता। और समझो आगे आपने मोबाइल चुरा लिया, मान लो 1500 रुपए का था, तो उसका ट्रायल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कितने रुपए तक का यहाँ पे बाउंड है, सॉरी वो है बार है, 2000 रुपए तक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन सब कामों में। एक ये आपसे क्वेश्चन जो पूछ लेता है, प्रॉपर्टी वाला अगर मैटर चोरी चकारी वाला है तो 2000 रुपए उन्होंने रख दिया। लास्ट वाला इसका देखो 9th जो इसका एक है, ये भी कहीं तो पूछता है कि एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trust Act 1871। तो ये जो पूछ देता है कि ये अजीब सा है ना, आईपीसी से बाहर का बिल्कुल अलग। सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, सॉरी, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ये जरूर याद रखना कि इसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 2 पूछता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। और प्रॉपर्टी को 2000 पकड़ के रखना, ठीक है। अब देखो इसका 261 भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो 260 से हमें पता लग गया किन मामलों का समरी ट्रायल होगा और कौन कर सकता है। 2 क्वेश्चन पीटी के आपको पता लग गए। उसका 261 कह रहा है कि सेकंड क्लास में समरी ट्रायल कर सकता है, सेकंड क्लास में कर सकता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरीली ऑन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन। सेकंड क्लास कब करेगा, आप देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का, ठीक है।
पहली इस पे ये है कि हाई कोर्ट इसको एम्पावर कर दे। अब हाई कोर्ट एम्पावर करेगा कब? कंडीशन ये है कि या तो अगर कोई मैटर सिर्फ फाइन से रिलेटेड है, या तो मैटर पनिशमेंट सिर्फ फाइन से रिलेटेड है, और या फिर सिर्फ 6 महीने से रिलेटेड। इम्प्रिजमेंट जो है उसमें से 6 महीने की है किसी, है ना? तो फिर क्या करेगा? तो फिर उसे वो हाई कोर्ट एम्पावर कर देगा, चलो यार तो उसका समरी ट्रायल, है ना? तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया कि देखो अब जब पूछेगा आपसे, तो मान लो सेकंड क्लास का पूछते कि क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है? पहला क्वेश्चन होता है कहां दिया है 261। फिर पूछेगा कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, कब कर सकता है? हाईकोर्ट से एम्पावर करो, और हाईकोर्ट कब करेगा? जब या तो जो ऑफेंस है वो सिर्फ फाइन से या 6 मंथ की चला गया, है ना? आगे बात। चलो ठीक है, आ रही है। तो बीच में ना एक्चुअल में मेरा वाईफाई कुछ इशू कर रहा है, तो उस वजह से दिक्कत हो रही थी। एक बच्चा और मैसेज किया था, मुझे लग रहा है उसने तो लेफ्ट भी कर दिया। चलो, तो कहाँ तक आपने कहाँ तक समझ लिया था? मैं तो पता नहीं कहाँ तक चला गया। 200 आपने 261 तक देख लिया था ना? 262 दोबारा बताऊं आपको, है ना? 261 तक ना, 262 बताता हूँ आपको दोबारा, है ना? देखो 262 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में से एक है। जैसे 260 बहुत इंपॉर्टेंट था,
वैसे 262 इंपॉर्टेंट है। 262 में दो चीज आती हैं कि एक तो समरी का जो ट्रायल होगा ना, जो समरी ट्रायल होगा वो होगा कैसा, तो वो संबंध जैसा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें सजा जो आप दे सकते हो ना समरी में, वो आप 3 महीने दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 महीने जो सजा दे सकते हो 262 में, जो क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपसे सवाल पूछेगा कि मान लीजिए भाई 2 साल से कम तक के वालों को आप समरी कर सकते हो। एक एमएम के पास ऐसा एक मैटर है जिसमें सजा का प्रावधान 1 साल का था, ठीक है, तो उसका वो कर सकता है समरी ट्रायल, आपको पता है। मगर उसमें उसका मन करे कि मैं सजा 9 महीने की दे तो नहीं दे सकता। अब समरी अगर ट्रायल उसने कर लिया तो मैक्सिमम वो दे सकता है 3 मंथ की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये 262 में आपके समझ लो कि 10 में से 8 बार पूछता है। 10 में से 8 बार ये क्वेश्चन पूछता है कि समरी ट्रायल में कितनी सजा होती है, तो मैक्सिमम 3 महीने की सजा होती है। ये एकदम रट लो इसको, ठीक है। 263 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो आपको बताता हूँ क्या है, 264 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा। आप एक बार देख ले से देखो 263 का भी देख ही लो, है कुछ नहीं इसमें भी। 263 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब आप लिखेंगे ना उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स होंगे समरी ट्रायल में, जब आप लिखोगे तो उसमें क्या क्या होगा। कह रहा सीरियल नंबर होगा, डेट होगा, कब कमीशन हुआ था, ऑफेंस कब हुआ था, कंप्लेनेंट, डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कब कंप्लेंट लिखी गई, कंप्लेंट का नाम क्या है, नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ एक्यूज, उसका सब कुछ डिटेल वगैरह होगी। और देखो इसमें एक एच देखो, द फाइंडिंग, ये भी होगी फाइंडिंग, है ना। ये सब है। तो ये 263 इतना इंपॉर्टेंट है। 263 में अगर ये पूछ दे ज्यादा से ज्यादा, अगर उसका दिल कर जाए तो ये पूछ सकता है कि जो उसका रिकॉर्ड होंगे वो काय में होंगे, कौन सा सेक्शन है, कौन सा प्रोविजन है। पूछता तो नहीं है, बाई चांस मान लो पूछ ले तो फिर ये चीज होगी, है ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड वेट करना आप जरा, मैं थोड़ा ना अपना कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो अभी ना दूसरे से मैंने कनेक्ट कर लिया था, अब मैं दोबारा। मैंने भी ना स्विच किया अपने नेटवर्क को, थोड़ा बताना जरा अगर आपको आवाज वगैरह आ रही हो तो। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। ठीक, यही पूछा था जब आया। तो जैसे 263 में सिंपली ये पूछ रहा कि है क्या उसमें, ना। तो वो चीज आपने बता दी कि समरी ट्रायल के रिकॉर्ड वगैरह ना। तो 264 देख लो आप। 264 क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। कह रहा है कोई भी अगर समरी ट्रायल हो रहा है तो विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं करता है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड जजमेंट कंटेन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर द फाइंडिंग। तो सही है, अब क्योंकि बहुत छोटा सा ट्रायल है, बहुत छोटे से उसके लिए हो रहा है, तो क्या सब्सटेंस लिखो आप, मेन चीज सब्सटेंस, मतलब ब्रीफ रीजन दे दो आप, छोटे मतलब बिल्कुल एकदम 2 पॉइंट में, 1-2 पॉइंट में रीजन देके कि इस वजह से हम इसको ये कर रहे हैं, और अपना फाइंडिंग बता दीजिए बस। नहीं पूछता इतना भी। 265 में देखो एक चीज है कि ये जो जजमेंट लिखा जाएगा वो किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जैसी एक बात हमने और पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कल पढ़ी थी हमने, याद हो तो बताओ। कल हमने ऐसी एक चीज पढ़ी थी जिसमें लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात हो रही थी, बताओ जरा मुझे। ऐसा वर्ड सुन के ना दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ये वाला वर्ड कुछ है यूनिक सा, मैंने कहीं और भी पढ़ा है, कहीं तो दिमाग जाता होगा ना वापस में। जैसे कह रहा है 265 में कि समरी ट्रायल का जजमेंट लिखोगे आप लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में लिखोगे। ऐसी हमने एक बात और पढ़ी थी, कुछ कहाँ पढ़ी थी, कुछ बताओ। और एक लंबी खामोशी, कोई नहीं बता रहा है। अरे
सही गलत कुछ तो बताया करो। मैं 1 मिनट इसके लिए वेट भी करूँ पहले तो, कि आप बताओगे या नहीं बताओगे। हाँ, अब अभी लिखा ना चार्ज में, हाँ 211 में ना, 211 में जब हम पढ़ रहे थे तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी ना कि इसमें एक चीज जरूर जो आपके लिए थोड़ा सा 211 में इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या थी कि कंटेंट ऑफ चार्ज किस में होंगे, वो जो होगा, जो लैंग्वेज कौन सी होगी, वो कोड की लैंग्वेज है कि नहीं। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया आपका समरी ट्रायल। चारों ट्रायलों के सेक्शन से याद रखना कहां से कहां तक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पीटीए क्वेश्चन जो बनाता है वो सम्मान और समरी से ज्यादा बनाता है, समरी खासकर आती है। इसके बाद देखो प्ली बार्गेनिंग का आपके पास आ गया, क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है, एक तो पूछता है कि कौन से चैप्टर में, चैप्टर का नाम पूछ लेता है क्योंकि ऐड किया ना अमेंडमेंट से। तो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपका आ गया ये 21A है ना। एक तो ये चीज पूछ लेता है कौन सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा होता है और कई बार गलती हो जाती है। एक पूछता है कौन सी ईयर में ये आया, तो 5 जुलाई 2006 में ये पूछता है कभी कभी। ठीक है, अब आपको प्ली बार्गेनिंग तो पता ही होगा क्या होता है। प्ली बार्गेनिंग ओवरऑल चीज ऐसी है, ये भी देखो क्या है ना, छोटे केसेस को समझौते के तौर पर खत्म कराने का एक तरीका निकाला। तो ये है कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों अगर आपसी अपनी स्वेच्छा से सहमति से बैठ के बात करना चाहते हैं, कुछ ले दे के बात कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, इनको सेंटेंस में ना इनको फायदा मिल जाता है। इनको जो सजा होती है ना वो कम सजा में काम चल जाता है। अपने एक्यूज बैठ जाता है, उसके पास जाके क्या बोलते हैं विक्टिम के साथ बात कर लेता है अपने कि बताओ जी मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं कर लेता हूँ। बार्गेन है ना, बार्गेन का मतलब क्या होता है, जो हम मार्केट में बार्गेन करते हैं सब्जी लेते हैं, वही वाला बार्गेनिंग है ये। तो एक तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में है, कब से आया, 5 जुलाई 2006 से, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और चीज है कि प्ली बार्गेनिंग किस किस में आप कर सकते हो, किस किस ऑफेंस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पकड़ लो, देखो लेस देन अगर 7 ईयर है, पहली चीज तो 7 साल से कम जिसमें सजा होगी वो प्ली बार्गेनिंग में जाएगा, इंपॉर्टेंट। 2-3 चीजें हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कह रहा है कि देखो अगर किसी, मान लो कि इसमें किसके खिलाफ नहीं कर सकते ना, ऐसे पकड़ो, तो फिर जो इसमें लिखा हुआ है वो थोड़ा नेगेटिव में लिखा है। कह रहा है कि अगर वुमेन के खिलाफ है, ठीक है, उसके बाद 14 साल से कम का कोई बच्चा है, बिलो 14 ईयर, सॉरी लगी है तो बिलो 14 ईयर लिखा है, बिलो 14 ईयर का अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वुमेन है, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर हमारे खराब करता है, तो इनमें नहीं कर सकते, और 7 साल से ऊपर का इनमें नहीं कर सकते, अब 7 ईयर। तो वो 4 चीजें ये याद कर लो। 99% ना प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से बनाता है, 99% बता रहा हूँ आपको पीटी में। अमेंडमेंट आपने पकड़ लिया किस साल में आया, 2006 में आया, किस चैप्टर में, 21A में है। अब आपसे पूछा किन केसेस में प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो, किन में नहीं कर सकते। तो देखो किन में कर सकते हैं जी, 7 साल से कम वालों में कर सकते हैं। किन में नहीं कर सकते हैं, तो 7 साल से ऊपर वालों में ऑब्वियस सी बात है नहीं कर सकते। मगर 2-3 और इन्होंने लगा दिए कि मान लीजिए अगर 14 साल से कम के बच्चे के खिलाफ आपने कोई ऑफेंस किया, या किसी महिला के खिलाफ आपने कोई ऑफेंस किया, या फिर कोई सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर रहा है देश की, कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसे जो अपराध है उनमें नहीं कर सकते। बाकी 7 साल से कम, मान लो सपोज करो कि आपने किसी आदमी का सर फोड़ दिया है ना, सर फोड़ दिया, उसमें 7 साल तक की सजा है, तो ठीक है उसमें मैं कर सकता हूँ। पुरुष था, 20 साल की उम्र थी, कर सकता हूँ, तो मैं उसमें प्ली बार्गेनिंग कर, ठीक है, सिंपल सा नहीं है। तो ये तो पकड़ लो, 265A बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन जो बनाता ना वो यही से बनाता 265A से, और यही बनाया किस किस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। एक ये भी पकड़ लो कि कहां से कहां तक है, 265A से लेके और 265L तक है, एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ L तक है ये, ठीक है। एक चीज और समझ लो
हमारे यहाँ पर ना सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, चार्ज बार्गेनिंग नहीं होती है। सेंटेंस बार्गेनिंग और चार्ज बार्गेनिंग में फर्क बताया तो चार्ज बार्गेनिंग यूएस में होती है। वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, मगर बाई चांस मान लो, वैसे तो बहुत बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, मगर मान लो आप हमारे यहाँ करते हैं सेंटेंस बार्गेनिंग तो सजा में बार्गेनिंग करते हैं। चार्ज मान लो सपोज करो 325 का लगा है, ठीक है, ये चार्ज है। अब हमने बार्गेनिंग जो कर रहे हैं वो सेंटेंस बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब कि इसमें 7 साल की अगर सजा है तो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, भाई हमारा 1 साल में काम करवा दे, ये बार्गेनिंग में पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, चलो भाई ये हो। चार्ज बार्गेनिंग का मतलब है कि 325 का चार्ज है और आप सजा पे बार्गेन नहीं कर रहे, आप चार्ज पे कर रहे हो, तो इसको 325 को आपने 323 में कन्वर्ट करा लिया बार्गेन करके। अब 323 में क्योंकि सजा मान लो सिर्फ 1 साल की है, तो इतनी से ज्यादा सजा तो वैसे भी नहीं होगी, चार्ज हल्का हो गया आपको। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही, क्या इशू हो रहा है आज? अभी आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये बता रहा था, चार्ज बार्गेनिंग सेंटेंस बार्गेनिंग में फर्क समझ में आया? फिर चार्ज बार्गेनिंग में आप चार्ज को हल्का करवाते हो, जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या करते हैं हम ना, सजा के ऊपर बार्गेन करते हैं। भाई 7 साल की सजा होती है और मैं 1 साल रह भी लिया जेल में, भैया मैं कंपनसेशन में ये दे दूंगा, है ना। ठीक है, बाद में आप कर लो एक बार डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को बता रहे हैं आवाज आ रही है, मे भी आपकी तरफ से शायद इशू हो कोई। नया आपको समझ में आया ना, ये डिफरेंस समझ में आ गया? तो कभी वैसे पूछेगा नहीं, पीटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मगर बाई चांस पूछे कि इंडिया में किस तरीके का आप प्ली बार्गेनिंग में किस तरीके की बार्गेनिंग करते हो, तो आप सेंटेंस बार्गेनिंग करते हो, आप चार्ज बार्गेनिंग नहीं करते, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको याद भी नहीं करवा सकता और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो भी नहीं है। इस आपके सबके पास यूनिवर्सल का बेरक्ट होगा, यूनिवर्सल का बेरक्ट है। भावना जी मैं ये बोल रहा था, बस इतना ही रिपीट कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था कि सेंटेंस बार्गेनिंग में और चार्ज बार्गेनिंग में फर्क क्या है ना। इसमें तो कहीं नहीं लिखा ना कि हम कौन सी बार्गेन कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई इन्होंने प्ली बार्गेनिंग लिखा है ना। तो हाँ, तो मैं ये बताता कि इंडिया में ना हम सेंटेंस बार्गेनिंग करते हैं। सेंटेंस बार्गेनिंग का मतलब ये हो गया कि आप सजा पे बात करते हो, जो आपको जैसे मान लो 325 का आपका चार्ज है, उसमें 7 साल की सजा है, तो आप सजा पे बात कर रहे हो, अरे विक्टिम से आप बात करोगे, देखो मैं इतना कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, 1 साल मैंने काट भी लिए तो उसे खत्म कर दो, तो वो सजा पे आप करो तो चलो भाई उसे ना 2 साल में करवा दो काम खत्म करके, उसे आप सजा कम करवा रहे हो अपनी 2 साल, ठीक है। चार्ज बार्गेन का मतलब होता है यही 325 का चार्ज है आपके पास, और बार्गेन करके आप 325 को 323 में कन्वर्ट करा लिया आपने, तो 325 में 7 साल की सजा थी, तो 323 में 1 साल की सजा है, सिंपल हेड में कन्वर्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर चार्ज ही चेंज हो गया आपका। इंडिया में चार्ज चेंज नहीं होता, अमेरिका में चार्ज चेंज होता है, अमेरिका में चार्ज की बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो इतनी बात बताना, वैसे नॉर्मली ये पूछता नहीं है, मगर अगर पूछते तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। एक चीज और बताया था कि प्ली बार्गेनिंग, हाँ अगर एक और चीज सुन लो, ये जो प्ली बार्गेनिंग है, ये किस कमेटी की सिफारिश पे आई थी, ये भी पूछ देता कोई कोई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ देता ना कि आपकी जो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी पे आई है, सर्विसिंग कमेटी पे आई है, तो पूछ देता कभी कभी। ऐसे यहाँ पे पूछ देता प्ली बार्गेनिंग किस कमेटी पर आई है, तो ये मालिमत कमेटी पर आई थी, ठीक है, लिख लेना आप वहीं पर, मालिमत कमेटी, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 2 3 स्टेट में। अरे वाह, भावना जी आपने तो कमाल कर दिया आज, सही बताया आपने, मालिमत कमेटी सही। दिल्ली आ गया, दिल्ली कौन कौन भर रहा है? दिल्ली जुडिशरी आया अच्छी सीट के साथ।
चलो जी, इतनी सी चीज था। हाँ, मैं ये बता रहा था आपका कि आपके पास यूनिवर्सल का अगर वो हो बेयर एक्ट, अच्छा आप हायर की बात कर रहे हो भावना जी, मैं तो लोअर की बात कर रहा था। लोअर और हायर दोनों आए वैसे, उसमें दोनों आए। 7 ईयर प्रैक्टिस हाँ उसमें, वो हायर में, और लोअर में 32 ईयर का बार भी है। मैक्सिमम एज जो है लोअर के लिए वो 32 ईयर है। वो भी इशू हो जाएगा थोड़ा सा ना। हाँ, और हायर के लिए 7 ईयर का प्रैक्टिस चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहता इसमें अगर आप देखोगे ना, ये जो कई सारे एक्ट के नाम दिए हुए, और इसमें जो सबसे लास्ट में दिया ना, वो देखो, आप देखोगे सिनेमेटोग्राफर एक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एक लास्ट में ना ये दिया हुआ सिनेमेटोग्राफ एक्ट, है ना। कोई बात नहीं बात बेटी, और आएंगे, अभी यूपी भी सुन रहे हैं, यूपी आएगा। तो कई बार क्या करता है एक्चुअल में एग्जामिनर, 4 एक्ट के नाम दे देगा आपको, 1 2 3 4, है ना। और उसमें एक में सिनेमेटोग्राफ देगा ये वाला, मान लो इसे नंबर 3 पे रख दिया उसने, बाकी के और दे देगा, है ना। अब क्या है, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप क्या बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपसे पूछे। अब क्योंकि सिनेमेटोग्राफ बड़ा ही सिविल टाइप का और बड़ा ही मासूम सा एक्ट लग रहा है ना, ऐसे ऐसे देख के लगता नहीं है कि ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को खराब हो जाएगी अगर इसका कुछ हमने उल्लंघन कर दिया। बाकी के जितना आप एक्ट देखोगे ना, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया आपका, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आ गया, इमोरल ट्रैफिक आ गया, इन सबको SC/ST एक्ट आ गया, इन सबको देख के लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसे एक्ट है जो सोशोलॉजिकल या आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो जाएगी, तो आप समझ जाते हो कि अच्छा यहाँ पर तो अपनी बार नहीं करता। पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट को देख के लगता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं ना, सिनेमेटोग्राफ लगा जाते हैं, तो सॉरी नहीं लगाते, मतलब इसको निकाल देते हैं कि अरे ये तो नहीं होगा, इसमें तो वो नहीं है। मगर यही आंसर है, ये थोड़ा सा ना ट्रिक, यही ट्रिक खेलता है एक्चुअल में। एग्जामिनर आपके साथ यही ट्रिक खेलेगा, पूछेगा कि किसमें आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, और आप इसको तो एलिमिनेट कर सकते हो कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है इसमें तो कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया आपने, तो बाकी कुछ भी जो आप लगा के आते हो गलत हो जाता है। तो एक बार इसे जरूर आप देख लेना, मोटा मोटा एक बार इस इंडेक्स को अगर देख लो, वैसे तो मैंने मुंह से ही बता दिया ना आपको, तो आप समझ रहे होंगे, चाहे वो DV एक्ट है, SC/ST एक्ट है ना, चाहे ये आर्मी नेवी एयरफोर्स टाइप के एक्ट आ गए, डाउरी आ गया, तो ये सब तो समझोगे। पर सिनेमेटोग्राफ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, या जैसे ये केबल टेलीविजन नेटवर्क है, अब इसके ऊपर ये देखो टेलीविजन नेटवर्क है, तो ये भी थोड़ा सा ऐसे वो नहीं लगता, इससे कौन सी वो खराब हो जाएगी इनकी, तो हमें थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए एक बार, सही रहता है। हम देख लेंगे तो फिर एग्जामिनर भी देख लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता लगा हमने नहीं देखा एग्जामिनर ने देखा तो फर्क पड़ेगा, है ना। एक चीज और देखो इसमें, 265G देखो आप इसका, 265G देखो, कह रहा फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, कह रहा जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265F शैल बी फाइनल एंड नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने जो इसमें आपने अपना म्यूचुअल वो कर लिया आपने, और जो प्ली बार्गेनिंग करके जिस उसका आए आप डिसीजन पे आए और उसके जजमेंट दे दिया कोर्ट ने, उसकी कोई अपील नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और एक्सेप्शन बहुत अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल ही लगे 136 या 226 की जो बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 136 SLP है, स्पेशल लीव पेटिशन है, 226 में आप हाईकोर्ट जाते हो, रिट पेटिशन वगैरह, ये अलग चीज है। मगर नॉर्मली जो आपकी अपील जाती है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो सेकंड क्लास पे जाएगी, सॉरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो DJ पे जाएगी, वो अपील आप नहीं कर सकते प्ली बार्गेनिंग में, एक बार आपके उसके अकॉर्डिंग। ये आपके लिए 265G इंपॉर्टेंट हो जाता है प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर, और तो इसमें कोई भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक इसका 265 पे LB देख लो आप, इंपॉर्टेंट नॉट सच, मैंने कभी देखा नहीं कभी आते हुए, लगता नहीं पूछे, पर बाई चांस पूछते थोड़ा सा एक है इस पर। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल
और चाइल्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन आफ्टर 2000। तो कह रहा है जुवेनाइल पे ये नहीं लगेगा, तो वो तो वैसे भी मतलब इन्होंने जुवेनाइल को अलग कर दिया, जुवेनाइल को ही मानता है 18 से कम, यहाँ आगे उन्होंने दे दिया 14 से कम। तो मैं ऐसा मान लूं कि जुवेनाइल तक के पे नहीं लगेगा, मगर अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगर एज पूछ रहा है आपसे, तो 14 ही लिखना, जुवेनाइल को समझ के 18 लगा देना कंफ्यूज हो गया। उसमें इतना बता रहा हूँ कि 268 ए में जो दिया है ना 14 साल, वही पूछता वो, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आप 266 में डेफिनेशन, अब आप कहोगे हमने तो सेक्शन 2 में भी डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। अब जब अगर आपसे देखो कभी कभी बहुत एग्जाम में बहुत चालू है और वो क्या लिख देता है, कहता है डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, ये पूछेगा आपसे, और ऑप्शन में आपको सेक्शन 2 देगा, 266 देगा। अब आप एकदम एकदम अच्छे बच्चे की तरह तुरंत आंखें आपकी चमक जाएंगी सेक्शन 2 देख के ना, और आप सीधे सेक्शन 2 मारोगे बिना सोचे बिना समझे कि ये तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। और जब घर आके आंसर की चेक करोगे तो पता क्या लगेगा कि आंसर तो 266 दे रखा है। तो याद रखना, अगर ऐसा पूछ दे कि डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो आप 266 मानना। अब मेरे से ये मत पूछना कि सर इसमें फर्क क्या है, क्योंकि वहां भी डेफिनेशन लिखा है, यहाँ भी डेफिनेशन लिखा है। मगर मैंने एक आध स्टेट में ऐसा देखा कि सीआरपीसी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमेशा उन्होंने अपना आंसर 266 लिया है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं 267 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रोडक्शन वारंट जो होता है ना, यही पूछता है आपसे प्रोडक्शन वारंट कहाँ दिया है। प्रोडक्शन वारंट जानते हो क्या होता है? पता है आपको प्रोडक्शन वारंट क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? अच्छा, तो देखो प्रोडक्शन वारंट ये होता है कि मान लीजिए एक भाई साहब थे, एक व्यक्ति, ये एक मैटर में जुडिशियल कस्टडी में चले, ठीक है, ये आप तिहाड़ में दिल्ली में बन रहे है ना, तिहाड़ में दिल्ली में बन रहे हैं। अब इनके खिलाफ एक FIR ना आपके यहाँ भी हो रखी है यूके में। अब यूके में जब इन्हें पेश करना होगा तो कैसे पेश करोगे, ये तो यार तिहाड़ में दिल्ली में बन रहे हैं। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, यूके कोर्ट से पुलिस वाला क्या करेगा, PO क्या करेगा, प्रोडक्शन वारंट लेगा यहां से कोर्ट से, और ये प्रोडक्शन वारंट लेके आएगा दिल्ली जेल में, ठीक है। वहां के यूके के कोर्ट से एक प्रोडक्शन वारंट लेगा और वहां से दिल्ली आएगा, जेल में आएगा, यहाँ जेल के उसको दिखाएगा जेलर को कि ये देखो इस कोर्ट से मैं आया हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्शन वारंट है, मुझे वहां प्रोड्यूस करना है व्यक्ति को, ये आपके यहाँ बंद है, ये मुझे दे दो। और वो पुलिस वाले उसके हवाले कर देंगे और वो वहां से फिर उत्तराखंड ले जाएगा और फिर वहां पर पेश कर करा के फिर वापस लाके यहाँ दे देगा। क्या तो प्रोडक्शन वारंट का काम है कि अगर कहीं कस्टडी में अगर ये होता है तो वहां से प्रोड्यूस करने के लिए जो वारंट दिखाना पड़ता है वो होता है प्रोडक्शन। 267 में प्रोडक्शन वारंट है, ये पूछता है कई बार कि कहां पर है प्रोडक्शन वारंट, यही एक क्वेश्चन यहां से बनता है ना। और देख लो, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी देखो, कह रहा है वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट अपीयर टू अ क्रिमिनल कोर्ट that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to a charge of an offense or for the purpose of any proceeding। तो कहीं पर कन्फाइंड है, कहीं पर बंद है प्रिजन में, और हमारे सामने लाना जरूरी है ना, क्या फिर उसे एग्जामिन करना जरूरी है। तो क्या करेगा, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू प्रोड्यूस सच पर्सन। ये जो प्रोड्यूस है ना, वहीं से बनता है प्रोडक्शन वारंट। वो जो ऑर्डर जो देगा ना कोर्ट, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। इतनी बात आपने यही 267 पर लिख लो, यहाँ 267 पर कोने में ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो प्रोडक्शन वारंट, है ना। जब भी मेरे पलटोगे तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखोगे अच्छा ये 267 प्रोडक्शन वारंट, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ 272। अब यहाँ पर बीच में सेक्शन है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, PT पर्पज से तो काफी सेक्शन हम
वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट अपने लिए, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताता जाऊंगा आपको। 272 में क्या, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। देखो क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द लैंग्वेज ऑफ ईच कोड विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। तो क्या कह रहा है कि ये तो सिंपल है, हमें पता ही है। आप उत्तराखंड में चले जाओ, मे भी अगर जहां तक मैं गलत नहीं तो वहां हिंदी में प्रोसीडिंग होती है लोअर कोर्ट में, है ना। और दिल्ली में अगर आप जाओगे तो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में इंग्लिश में होती है। तो कह रहा है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहाँ पर दिया है, ये पूछ रहे थे लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहाँ दिया मान लो, तो वो कहाँ दिया 272 में। कौन डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट को छोड़ के, हाई कोर्ट भी डिसाइड करेगी। इसके बाद आता है आपका 273 रेड विद 299। दोनों ही सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि देखिए नेचुरल लॉ, ये कह रहा है नेचुरल लॉ क्यों, आपका क्रिमिनल लॉ भी ये कहता है, नेचुरल लॉ भी कहता है, क्रिमिनल लॉ भी कहता है कि जिसके खिलाफ कोई गवाही देने आ रहा है, कोई भी एविडेंस आ रहा है, गवाही की बात छोड़ दूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, कोई भी गवाही आ रही है, किसी के खिलाफ एविडेंस आ रहा है, उसके सामने आना चाहिए, उसके पीठ पीछे एविडेंस नहीं हो गया, है ना। सिंपल रूल है। मगर कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है, मान लो कोई मर्डर करके भाग गया, 10 साल से मिल ही नहीं रहा, तो वो जब तक मिलेगा नहीं तो क्या हम एविडेंस नहीं लेंगे क्या, और उसके बिना भी एविडेंस लेना पड़ेगा। तो 273 299 बताता है कि सामने लेना, 299 बताता है पीछे भी ले सकते। देखो अब यही पूछता है आपसे कहाँ क्या क्या दिया है। तो वो 73 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये 299 की बात कर रहा है, एक्सेप्शन पहले ही बता रहा है, कहीं और कुछ दे रखा हुआ अलग बात है। अभी के लिए ये है, क्या है, ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ a trial or other proceedings shall be taken in the presence of accused, है ना। तो कह रहा है आप जो भी एविडेंस लेना भैया एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ले। तो इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी गवाही वगैरह कुछ भी होती है तो वहां पर उसे एक्यूज्ड को खड़ा रखते हैं वहां पर कोर्ट में, तो वो या 273 को फॉलो करते हैं। और इसका एक्सेप्शन जो ऊपर कह रहा है कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, वो 299 में दिया है, और स्थिति वही है, वो आदमी मिल नहीं रहा, एब्सकॉन्ड हो गया है, भाग गया है, फलाना ढिमकाना, तो फिर क्या करेंगे, उसकी एब्सेंस में भी ले लेंगे। हर चीज का इलाज तो करना ही है ना। देखो सीधा 298 खोले एक बार, देखो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, मार्जिनल हेडिंग ही बता रही है इसकी, तो उसकी एब्सेंस में ले रहे हैं। क्या कह रहा है, इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट एन एक्यूज्ड पर्सन हैज अब्सकॉन्डेड, भाग गया है, एंड दैट देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ द अरेस्टिंग हिम, और बहुत जल्दी में लड़का मिलने वाला भी नहीं है ना। द कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई such person for the offense complaint of may in his absence examine the witness produce on behalf of the prosecution। तो आपको 273 299 से क्या समझ में आया, 273 299 से आपको ये समझ में आया कि 273 को उसके प्रेजेंट में लेना है, 299 उसके एब्सेंट में भी ले सकते हैं अगर वो भाग गया है। अगर नहीं भागा है, चाहे जेसी में हो चाहे कहीं भी हो, भैया वो सब उसके सामने ही लो, है ना। 273 299 एक साथ पढ़ना जब भी पढ़ना, ठीक है जी। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, एक 280 देख लो, एक देख लो आप 280, नॉट सच इंपॉर्टेंट, मगर एक आध दो स्टेट में कहीं कहीं पूछ लेता है, और खासकर यूपी यूके ऐसे स्टेट में पूछने के ज्यादा चांस। ये बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, अगर आप इसे ना 4 बार रिवाइज नहीं करोगे सेक्शन कभी याद नहीं होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट जैसे मान लो तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस बार्गेनिंग में और चार्ज बार्गेनिंग में क्या फर्क, आपको मुझे लिख के मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको एक बार में अगर समझ में आ गया ना, साल भर बाद भी अगर ये कहीं पर आ जाएगा आप सही कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज थी, आपने इसको समझ लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मगर जो सेक्शंस की बात है, 273 में प्रेजेंट में लेना है, 299 एब्सेंट में ले सकते, अब वहां पर अगर प्रोविजन पूछ दिया भूल जाओगे। इन सेक्शंस को आप एक बार जरूर बार बार रिवाइज करो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, पीटी के लिए ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो 280 क्या कह रहा है, कह रिमार्क रिस्पेक्टिंग डिमीनियर ऑफ विटनेस, कह रहा है कि विटनेस के डिमीनियर मतलब उसके हाव भाव जो उसके चेहरे के वो होते हैं, उनसे रिलेटेड आप रिमार्क को भी नोट कर सकते हैं। कोर्ट में मान लीजिए कोई विटनेस है, एक्यूज्ड है या विक्टिम है, उनके क्या हाव भाव थे,
उन्हें भी नोट किया जा सकता है। देखो, मैंने प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, कह रहे हैं विटनेस के आप एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, ही शैल ऑल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क एज ही थिंक मटीरियल रिस्पेक्टिंग द डिमीनियर ऑफ सच विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन। अब मान लो कि आप विटनेस का कर रहे हो, विटनेस कौन है कि विक्टिम है, उसके साथ मारपीट हुई है और वहां पे वो बड़ा उसमें देख के पता लग रहा है कि इस आदमी ने झूठा फंसा दिया, उसके चेहरे पे भाव है या उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तो जज साहब क्या करेंगे, साइड में नोट कर देंगे, अच्छा ये वो फलाना दिन का ना, अपना नोट कर दिया डिमीनियर, कल कहाँ आएगा। चाहे तो जज साहब डिमीनियर, तो क्वेश्चन है कि डिमीनियर कहाँ नोट कर सकते हैं, है ना, तो ये 280 में कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। 281 नॉट इंपॉर्टेंट, आपका देखता चलिए बंदा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 293 देखो, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बताऊं क्या लाइन इंपॉर्टेंट है। एक लाइन आपको अगर याद हो, हमने 162 में क्या पढ़ा था, अगर आप मुझे बता सको कोई 2-3 शब्दों में बता दो अगर कि 162 सीआरपीसी में हमने क्या पढ़ा है बिना पलटे, और अगर पलटना पड़े तो फिर मुझे बता देना कि हमें याद नहीं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग, है ना। बताओ बताओ, कोई कुछ बताना चाहता है 162 के बारे में? चलो मैं ही बताता हूँ, आप तो फिर बताने में टाइम भी लगाओगे। 162 में हमने पढ़ा था, 162 में हमने पढ़ा था कि कोई भी 161 के बयान है ये वो ये सब चीजें जो है, जो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी अगर डॉक्यूमेंट या इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, सॉरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए, तो आप उसको क्या है कहीं यूज नहीं कर सकते, है ना। कुछ एक्सेप्शन थे, 32 सेक्शन 32 था, सेक्शन 27 था, है ना, 145 का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, ये सब थे उसमें एक्सेप्शन। 293 में उसमें एक एक्सेप्शन ऐड था, मतलब वहां लिखा नहीं है। 293 क्या कह रहा है, कोई साइंटिफिक अगर रिपोर्ट आई है, एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन आया है, कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन आया है ना, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट आई है। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मान लो कि गोली चली तो बंदूक भेजी आपने एफएसएल के लिए, है ना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजते हैं, उसका कोई ओपिनियन आया, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट आई, कोई स्टेटमेंट आई, तो वो भी एडमिट तो नहीं होंगे ना। इसलिए 293 डायरेक्ट कहता है कि ये तो डायरेक्ट एडमिटेड है, ये 162 से नहीं करते, है ना, ये 162 से नहीं करेंगे, तो 293 वाली जो रिपोर्ट वगैरह है ये डायरेक्ट चली जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि 293 में अगर नीचे देखो ABCDEFG दे रखा है, कभी कभी ये पूछा था कि इनमें से कौन सा वाला साइंटिफिक उसमें है या नहीं है। जैसे मान लो ये देखो डी, देखो आप यहाँ पर सबसे अलग दिखेगा आपको, द डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, है ना, तो ऐसे 4 लिखेगा, ऐसे ही 4 लिखेगा, और उसमें से ये लिख देता है डायरेक्टर हैफकिन। अरे इसे देख के लगता भी नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा हमारे काम का है, कुछ है कि नहीं, या कोई साइंटिफिक वगैरह है। तो ये कभी कभी गलत हो जाता है, बाकी के तो आप देख के समझ जाओगे साइंटिफिक, जैसे केमिकल एग्जामिनर है ना, एक्सप्लोजिव का चीफ कंट्रोलर या फिर फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाला है, तो समझ में आ रहा है भाई ये सब एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं, है ना। या फिर देखो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का कोई अगर डायरेक्टर वगैरह है तो, या सेरोलॉजिस्ट है कोई, है ना, तो ये तो देख के समझ आ रहा है ये सब एक्सपर्ट वाले हैं, तो हाँ इनका तो होगा 293 में आता है। एक ये हेफकिन वाला है ना, ये वाला थोड़ा नहीं, कभी कभी पकड़ में आता है, और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस पर मारो तो भी गलत हो जाता है। तो 293 में वही एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह वाली बात है, और उसमें हेफकिन वाले के इस डायरेक्टर को याद रखना, उन चीजों में गलत मत करना, ठीक है ना। इसलिए 293 पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ नहीं। 299 तक हो गया, 300 से शुरू करते हैं, और आज से नहीं करेंगे, 300 से शुरू करेंगे हम कल, 300 से शुरू करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना। तो काम करना,
आज मैंने आपको कहां से कहां तक पढ़ाया, मैंने आज आपको पढ़ाया 225 से और 299 तक खत्म करा मैंने। तो इसको इतना ये इसके बीच में बहुत सारे सेक्शन छूटे हुए, तो आप जो जो पढ़ाए हैं बाकी के छोड़ दो, जो जो पढ़ाए हैं ना उसको फिंगर टिप पे जरूर 2 बार जरूर रिवाइज कर लेना आज रात को सोने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 280 वाला डिमीनर वाला हो या 273 299 वाला आप याद कर रहे हो, 249 पकड़ रहे हो, 256 में क्या है, 257 में क्या है, ये यहां से पीडीएफ क्वेश्चन बनते हैं। इस एरिया में से मान लो 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका, तो इसलिए इसको ना अभी थोड़ा सा वो कर लोगे ना ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी फिर सीपीसी क्लास में मिलते हैं आपसे। और सीपीसी क्लास में टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे ना, 7:15 बज रहे हैं। हाँ तो वही मिलते हैं 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे करते हैं ना। चलिए।